नमस्कार। आज स्वागत आप सबका गांधी कथा के इस अंतिम एपिसोड में। एपिसोड शुरू करने से पहले, बातचीत शुरू करने से पहले मैं बुद्ध से कबीर पेज तक का और बुद्ध से कबीर संस्था से जुड़े हुए जितने भी मित्र हैं, जितने वरिष्ठ हैं, आदरणीय विनोद मल जी, शैलेंद्र भाई और सारे मित्रों का एक आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं गोरखपुर गया था और गोरखपुर में कार्यक्रम के बाद बुद्ध से कबीर तक का वार्षिक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के बाद बात हो रही थी और मैंने विनोद जी से कहा था कि गांधी को जन जन तक पहुंचाने के लिए जरूरी यह है कि गांधी कथा कही जाए। केवल किताबों, बड़ी बड़ी बातों या मंचीय भाषणों से यह संभव नहीं है कि गांधी का पूरा व्यक्तित्व लोगों तक पहुंचे। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्लान किया था कि आने वाले महीनों में हम गाँव में जाएंगे और गांव गांव जाकर हम गांधी कथा कहेंगे। जो उसका स्वरूप सोचा गया था वो बहुत अलग था, जिसमें संगीत भी होना था, किस्से भी होने थे, बाकी सारी चीजें भी होनी थी। लेकिन आप जानते हैं कोविड के चलते जिस तरह का माहौल बना, उस माहौल में मूवमेंट कर पाना संभव नहीं था, गाँव में जा पाना संभव नहीं था। तो एक योजना ये बनी कि ऑनलाइन करते हैं इसको। इसको बुद्ध से कबीर का जो पेज है, उस पेज पर गांधी कथा कहते हैं। और मुझे खुशी है कि जैसी भी टेढ़ी मेढ़ी उथली गांधी कथा कह पाया मैं, क्योंकि ऑनलाइन की अपनी समस्या होती है, दर्शक सामने दिख नहीं रहे होते हैं। तो वैसे में आप लगभग खुद से ही बात कर रहे होते हैं, मैं सामने देख रहा हूं, मुझे अपना ही चेहरा दिखाई देता है, अपनी ही आंखें दिखाई देती हैं, अपनी ही किताबों का रैक दिखाई देता है। जब पब्लिक में आप जाते हैं, ढेर सारे चेहरे दिखाई देते हैं, उनकी आंखों में सवाल दिखाई देते हैं। जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि कुछ लोग हैं जो आपसे सहमत हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनके मन में असहमतियां उठ रही हैं, कुछ आंखों में सवाल दिखाई देते हैं। तो देखिए, अगर सब ठीक ठाक रहा और अगर कोविड की तीसरी लहर नहीं आई, चीजें नॉर्मल हुई, चीजें ओपन हुई, तो निश्चित तौर से इस कथा को एक अलग रूप में, एक अलग तरीके से 1.5 घंटे 2 घंटे की ये कथा जो है वो हम गांवों में लेकर जाएंगे, कस्बों में लेकर जाएंगे और लोगों के बीच में गांधी से संबंधित बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑनलाइन का ही ऑप्शन है और ऑनलाइन पे ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं बढ़ता हूं गांधी के जीवन के अंतिम चैप्टर की तरफ। अंतिम दिन गांधी के बहुत अच्छे नहीं थे। गांधी दुखी थे, अपने से भी और कई बार अपनों से भी। आप अगर उस दौर में गांधी का लिखा पढ़ते हैं, और जैसा मैं आपसे बता चुका हूं कि गांधी का लिखा सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं करना है, आप गूगल गूगल का बार खोलिए और गूगल पर सिर्फ इतना टाइप कीजिए, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, CWMG। सारी फाइलें खुल जाती हैं, PDF फाइलें हैं, बड़ी आसानी से खुल जाती हैं और आप गांधी के जिस हफ्ते, जिस महीने, जिस वर्ष के वक्तव्य पढ़ना चाहते हैं उस हिसाब से चुनकर और पढ़ सकते हैं। तो अगर गांधी का ये आखिरी वाला जो दौर है, मतलब आप ये कह लीजिए कि गांधी की कथा, गांधी की जो कंप्लीट वर्क्स हैं, कलेक्टेड वर्क्स हैं, अगर उसमें 92वां खंड, 91वां खंड अगर आप पढ़ना शुरू कीजिए, 92 खंड कुल हैं उसमें, तो आपको बार बार ये एहसास होता है कि गांधी दुखी थे, गांधी परेशान थे, गांधी थोड़ा नाराज थे, थोड़ा खुद से, थोड़ा दूसरों से। देखिए, अक्सर जो नरेशन बनाए जाते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं जैसे गांधी के हाथ में सब कंट्रोल था। मान लिया जाता है कि गांधी आजादी की लड़ाई के दौर में इतने पावरफुल थे कि वो ना केवल कांग्रेस के सदस्यों से जो चाहते वो करवा लेते, बल्कि अंग्रेजों से भी जो चाहते वो करवा लेते। लेकिन जैसा मैंने बार बार कहा है और जिसको शैलेंद्र भाई ने आज याद किया, कि सच ये है कि गांधी एक आम आदमी थे, एक मनुष्य थे, जैसे मैं हूं, जैसे आप हैं, जैसे यहां सुनने वाले सारे लोग हैं और वो भी जो इसे नहीं सुन रहे। और आम आदमी की अपनी मजबूरियां होती हैं, अपनी कमजोरियां होती हैं। गांधी के साथ भी वो मजबूरियां और कमजोरियां आपको देखने को मिलती हैं। खास तौर पे जैसे जैसे देश आजादी की तरफ बढ़ रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, जब लंदन में, इंग्लैंड में जब लेबर गवर्नमेंट आ जाती है इटली की, और ये तय हो जाता है, कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है और ये तय हो जाता है कि अब भारत को आजादी जो मिलने वाली है
वो कोई कई कई वर्षों का मामला नहीं है, वो कुछ महीनों कुछ वर्षों के अंदर भारत को आजादी मिल जानी है। जिसे मैं कहता हूं कि जब दरवाजे पर आजादी आकर खड़ी हो जाती है तो आप देखते हैं कि भीतर की कशमकश और बढ़ जाती है। एक तरफ जिन्ना थे जो बजिद थे कि पाकिस्तान से कम कुछ नहीं, देश का कैसे भी कैसे बंटवारा हो। एक तरफ गांधी थे जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि और कुछ भी हो जाए लेकिन बंटवारा न। टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, वो सब मैंने अपनी किताब में लिखा, और मैंने क्या, बहुत बहुत सारे लोगों ने अपनी किताब में लिखा है, आप किसी को पढ़ लीजिए, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन गांधी ने इस विभाजन को टलवाने के लिए अपनी तरफ से सारी कोशिश की। जिन्ना से मिले, कई कई बार जिन्ना से बात करने की कोशिश की। उसी दौर का जिन्ना का एक लेटर है जिसमें अपने एक साथी को उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस में मुझे सबसे ज्यादा डर गांधी से लगता है। कारण ये था कि एक तो गांधी बेहद नैतिक व्यक्ति थे, दूसरी बात यह है कि ये जो लीगल भाषा के खेल होते हैं जो उस समय चल रहे थे, उसको गांधी से बेहतर कोई नहीं समझता था। गांधी ने यहां तक कहा कि अगर विभाजन होना ही है तो इंतजार कीजिए, पहले अंग्रेज यहां से चले जाएं, उसके बाद विभाजन की बात हम आपस में मिलकर तय कर लेंगे। आपको बताऊं, जब वो कलकत्ता गए तो कलकत्ता में जो गवर्नर थे उन्होंने उनसे पूछा कि हिंसा को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। गांधी ने कहा सबसे पहले तो आप यही कर सकते हैं कि आप हमारा देश छोड़कर चले जाएं। असल में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ही गांधी इस बात को लेकर बिल्कुल मुतमईन थे कि जब तक अंग्रेज इस देश से बाहर नहीं जाते हैं तब तक यहाँ की किसी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। आप याद कीजिए 42 में भी उन्होंने क्या कहा था कि आप प्लीज, अंग्रेजों से कहा कि आप प्लीज यहां से चले जाइए, हमें भगवान के भरोसे में छोड़ दीजिए, और अगर भगवान पे आपका भरोसा नहीं है तो आप हमें अराजकता के हवाले करके चले जाइए, अपनी समस्याओं से हम खुद सुलझ लेंगे, आप प्लीज चले जाइए। लेकिन अंग्रेजी खेल भी तो चल रहा था। उनकी चिंता भी थी कि इतना बड़ा देश अगर पूरब में होगा, इतना पावरफुल देश अगर पूरब में होगा तो वैश्विक शक्ति संतुलन गड़बड़ाएगा। उनके हितों का ध्यान रखने वाला, अंग्रेजों के या यूं कहें कि पश्चिम के हितों का ध्यान में रखने वाला यहां पे कौन होगा। एक तरफ चीन था जिसका पश्चिम से उस जमाने में कोई लेना देना नहीं था, दुश्मनाना रिश्ता था, और अगर भारत भी एक ऐसे देश के रूप में यहां आ जाता, इतना बड़ा देश जिसमें पाकिस्तान भी होता, बांग्लादेश भी होता, तो उन्हें मुश्किल होती। मैं एक सेकेंड, एक जरूरी फोन है, बहुत एक सेकेंड। मैं बहुत मुआफी चाहूंगा, आमतौर पे बीच में मैं कभी डिस्टर्ब नहीं होता हूं, लेकिन बेहद जरूरी फोन था, माफी चाहूंगा। खैर, तो अंग्रेज भी चाहते थे कि कैसे न कैसे इस देश का कुछ ऐसा करके जाया जाए कि पश्चिमी हित भी सुरक्षित रहे। खैर, उस जमाने की पूरी तोड़ फोड़ आप देखेंगे तो एक चीज हुई कि कम से कम दो नेता हमारे ऐसे थे, नेहरू और पटेल, जिन्होंने बहुत करीब से मिलीजुली सरकार में रहकर यह देख लिया कि मुस्लिम लीग इतनी बजिद है कि उसके साथ मिलकर कोई कार्यवाही कर पाना असंभव है। जब संविधान सभा बनी तो मुस्लिम लीग ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। कुछ भी जो पॉजिटिव करने की कोशिश कांग्रेस या उसके नेता कर रहे थे, जिन्ना उसको पूरी तरह से खारिज कर रहे थे। और एक समय आते आते हमारे नेताओं ने यह स्वीकार कर लिया। पटेल का एक पत्र है जिसमें वो लिखते हैं कि हमारे पास दो ही विकल्प है, विभाजन या गृह युद्ध, और अगर ये गृह युद्ध हुआ तो कितना लंबा चलेगा, कहां तक जाएगा, और इसमें हिंदुस्तान का क्या क्या नुकसान होगा, कितने लोग मारे जाएंगे दोनों तरफ के, और अंत में विजय किसकी होगी, यह असंभव है। पटेल यहां तक लिखते हैं कि अगर हम जीत भी गए इस गृह युद्ध में तो भी इतना कटा फटा और इतना दुख से भरा हुआ हिंदुस्तान हमें मिलेगा कि आजादी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और बहुत जल्दी ये दिखने भी लगा। आप जानते हैं, जब डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी गई, कलकत्ता में जो हुआ, जिस तरह से लोग सड़कों पे निकले, जिस तरह से हिंसा हुई, मुसलमान मारे गए, हिंदू मारे गए। आप अगर उस समय की किताबों को पढ़ें, विभाजन की किताबों को पढ़ें, तो पहले ही दिन इस हिंसा में लगभग 5,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए।
और उसके बाद ये हिंसा धीरे 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 फैलने लगी। ये हिंसा नोआखली पहुंची। नोआखली जो बंगाल का एक बिल्कुल, जो अब तो खैर वो उसमें है, बांग्लादेश में है। बंगाल का एकदम ऐसा इलाका था जहां पहुंचना भी आसान काम नहीं था। चलती रही हिंसा वहां पर 6 7 8 दिन, तो ये पता ही नहीं चला कि वहां हिंसा भी हो रही है कोई। जब वहां से कुछ लोग कलकत्ता भाग के आए, तब जाके पता चला कि वहां हिंसा हो रही है और भयानक हिंसा हो रही है, और जो मुस्लिम लीग गवर्नमेंट है वहां की, उसके संरक्षण में हिंसा हो रही है। आप सब जानते हैं कि कोई भी सांप्रदायिक हिंसा जब तक सरकार उसके पक्ष में ना हो, बहुत लंबी नहीं चल सकती। गांधी ने नोआखली की हिंसा को अपने लिए चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि ये मेरे लिए प्रयोग स्थली है। मेरे जो सारे सिद्धांत हैं, जिंदगी भर मैं अहिंसा की बात करता रहा, सत्याग्रह की बात करता रहा, और ये जो सांप्रदायिक हिंसा फैली है विभाजन के बाद, या विभाजन का सवाल आने के बाद, उसने मेरे सारे विश्वासों को ध्वस्त कर दिया है। गांधी को ऐसे लगा जैसे कोई चुनौती उनके सामने आके पेश कर रहा है कि तुमने पिछले 40 साल तक लगातार अफ्रीका से लेकर हिंदुस्तान तक अहिंसा का इतना भाषण दिया, लेकिन आज देखो तुम्हारे ही देश में हिंसा का कैसा तांडव हो रहा है। तुमने पिछले 40 साल तक हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, और आज तुम देखो तुम्हारे सामने ही तुम्हारे प्यारे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में हिंसा का कैसा तांडव चल रहा है। गांधी ने इसको चुनौती के रूप में लिया, और गांधी लगभग 77 वर्ष के हो चुके थे। हमारी भाषा में कहें तो अच्छे खासे बूढ़े। लेकिन बिना कुछ सोचे एक बार जब गांधी ने तय कर लिया, तो गांधी नोआखली चल पड़े। और मैंने बार बार कहा है कि गांधी को आम आदमी से खास आदमी में बदलने वाली यही एक चीज थी, उनकी जिद। जो सही मानते थे उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। गए नोआखली, तकरीबन 2 ढाई महीने वहां पर रहे, गांव गांव में गए। मैं पहले भी किस्सा सुना चुका हूं। और एक हद तक नोआखली की आग को उन्होंने नियंत्रित किया, कलकत्ता की आग को उन्होंने नियंत्रित किया, और कलकत्ता की आग को नियंत्रित करने के बाद वो लौटे दिल्ली। और जब दिल्ली लौटे तो दिल्ली में भी वही हिंसा, वही आग। नोआखली में अल्पसंख्यक हिंदू थे, तो दिल्ली में अल्पसंख्यक मुसलमान। और गांधी आ गए जिद में कि अब मुझे दिल्ली की जो हिंसा है उसको भी रोकना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उस दौर के 92वें खंड के अंतिम हिस्सा आप पढ़ेंगे तो गांधी बार बार इस बात को कहते हैं कि इसके बाद मैं पंजाब भी जाऊंगा। गांधी ये सवाल उठाते हैं कि क्या पाकिस्तान से हमें बुराई सीखनी है? क्या वहां हिंसा हो रही है तो हमें यहां भी हिंसा करनी है? बार बार ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में हिंसा नहीं रुकेगी तो हिंदुस्तान में भी हिंसा रोकनी मुश्किल हो जाएगी। असल में गांधी स्वीकार ही नहीं कर पाए थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंट गया है। कहीं ना कहीं उनके मन में अगर आप पढ़ेंगे तो ये सपना जग रहा था कि शायद आज नहीं तो कल हिंदुस्तान और पाकिस्तान फिर एक हो जाएंगे। हो सकता है आज सुनने में हमको ये सपना बहुत हवाई लगे, बहुत वायवीय लगे, लेकिन जो असंभव का स्वप्न देख पाते हैं, जो असंभव को संभव करने का प्रयास कर पाते हैं, वही तो आम से खास बनते हैं। खैर, तो गांधी ने दिल्ली में शुरू किया अहिंसा को रोकने का प्रयास। हर जगह गए, रिफ्यूजियों के कैंप में गए, जहां मुस्लिम रहते थे वहां गए, अपील की, मजाक उड़ाया गया। शायद जीवन में पहली बार हुआ कि गांधी के सामने गांधी के खिलाफ नारे लगे। गांधी जहां रुके हुए थे वहां पीछे आके रिफ्यूजी नारे लगाते थे, मरता है तो मरने दो। क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन गांधी अपने सिद्धांत पर अडिग थे। सिद्धांत मैंने बताया उनका बहुत क्लियर था कि जहां जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यकों की रक्षा करे। पाकिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, वो हिंदुओं की रक्षा करे। हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक हैं, मुसलमानों की रक्षा करे। वो इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि पाकिस्तान से हिंदुओं को इधर आना चाहिए या यहां से मुसलमानों को बाहर जाना चाहिए। मैंने अभी बीच में एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि आज अगर वो होते तो शायद अफगानिस्तान में भी खड़े होकर कह रहे होते कि कहीं भागने की जरूरत नहीं है, यहीं खड़े रहो और तालिबानों का मुकाबला करो। शायद जो एक प्रसिद्ध श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण न में रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, शायद उसको गांधी जैसा किसी ने नहीं समझा था। जो नोआखली के बारे में ये व्हाट्सएप पे तमाशा फैलाते रहते हैं ना, अगर आप जब गांधी के पूरे पूरे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो गांधी यही कहते हैं
कि अपनी जमीन मत छोड़ो। अगर सीने पे गोली खानी पड़े तो खड़े होकर सीने पे गोली खाओ, अगर मरना पड़े तो अपनी जमीन पे मर जाओ, लेकिन अपनी जमीन मत छोड़ो। जब मैं कश्मीर और कश्मीरी पंडितों पे काम कर रहा था तो भी मुझे ये सूझा कि अगर गांधी होते तो शायद वो कश्मीरी पंडितों से भी उस दौर में कहते कि जमीन मत छोड़ो, मुकाबला करो। खैर, अपने इसी सिद्धांत के चलते वो बंबई में, दिल्ली में कोशिशें कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनको नहीं पता था कि कुछ लोग उनकी हत्या का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों को यह लगता था कि गांधी उनके सपनों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। कपूर आयोग की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, मैं कपूर आयोग के बारे में आज बताऊंगा, कपूर आयोग की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो वो रिपोर्ट बताती है कि सावरकर और हिंदू महासभा का उनके नेतृत्व में एक छोटा सा हिस्सा गांधी हत्या की प्लानिंग कर रहा था। मैंने जब अपनी किताब लिखी है जो उसने गांधी को क्यों मारा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उसका नाम सुना हो या पढ़ा हो, तो बहुत विस्तार से ये सारी चीजें दी हैं कि गांधी किस तरह उनके सामने राह का रोड़ा किन किन चीजों को लेकर बन रहे थे। जो सनातनी विचार के लोग थे, जो भारत में एक हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक सवर्ण आधिपत्य वाला, मनुस्मृति से चलने वाला हिंदुस्तान बनाना चाहते थे, गांधी उनकी राह में रोड़ा थे। बड़ी आसानी से कह दिया जाता है गांधी को गांधी जातिवाद के समर्थक थे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जातिवाद के समर्थकों ने जितना गांधी पर हमला किया है उतना किसी पर हमला नहीं किया। कभी सोचिएगा क्यों? अगर आप देखेंगे तो पाएंगे 1920-21 में गांधी कह चुके हैं कि मनुस्मृति में बहुत कुछ बाद में जोड़ा हुआ है और इसके बावजूद जो कुछ उसमें है उससे मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और वो कहते हैं कि शास्त्रों का प्रयोग कभी भी जाति प्रथा को सही ठहराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अपने जीवन के एक मोड़ पर उन्होंने ये बात कही थी कि वर्ण व्यवस्था अच्छी चीज है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं आप देखते हैं वर्ण व्यवस्था को लेकर उनका जो विरोध है वो कटु होता चला जाता है। बहुत सारे लोग इस बात पे मेरी लानत मलामत करेंगे, लेकिन मैं उनसे बिना कोई बहस किए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि गांधी को गालियां देने से पहले गांधी को एक बार पढ़ लीजिए, जैसे सावरकर की तारीफ करने से पहले एक बार सावरकर को पढ़ लीजिए। खैर, हम जानते हैं ये कोई नई बात नहीं है, मुझे कोई नई बात नहीं बतानी, आप सब इस तथ्य से परिचित हैं कि नाथूराम गोडसे, मदन लाल पाहवा और उसके साथियों ने गांधी को मारने का प्लान किया। बहुत सारे झूठ फैलाए जाते हैं। झूठ फैलाया जाता है कि जो 70 करोड़ रुपए देने थे पाकिस्तान को, उस पर नाराज होकर गोडसे ने गोली चला दी या गोडसे नाराज हो गया और गांधी की हत्या करने चला आया। पहली बात तो यह कि गांधी ने जब अपना अनशन घोषित किया था तो उसमें 40 करोड़ 70 करोड़ किसी करोड़ की कोई बात ही नहीं थी। दूसरी बात यह कि हुआ क्या था, मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि वो पैसा पाकिस्तान को नहीं देंगे, लेकिन वो पैसा था क्या? घर बंट रहा था। जब घर बंटता है तो क्या होता है? दो भाई हैं, उनके बीच घर बंटता है तो सब बंटता है, जमीन बंटती है, जायदाद बंटती है, बैंक में रखा हुआ पैसा बंटता है, सब बंटता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी जब बटे तो आप जानते हैं कि लाइब्रेरियों की किताबें तक बटी। ये जो पैसा था ये बैंक में रखा हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तय हुआ था कि कुछ दिनों तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के रिजर्व बैंक की भूमिका निभाएगा। और इसीलिए जब ये पैसा बटा तो एक हिस्सा पाकिस्तान को आजादी के बाद तुरंत दे दिया गया और बचा हुआ हिस्सा हिंदुस्तान को बाद में वापस करना था, और उसमें कोई शर्त नहीं लगी थी। तो जब हिंदुस्तान ने वो पैसा देने से इनकार किया, उस दिन शाम को माउंटबेटन से पहले से मुलाकात तय थी गांधी की। गांधी मिलने गए, माउंटबेटन ने उनको सूचना दी और गांधी ने उनकी राय पूछी। माउंटबेटन ने कहा कि अगर हम पैसा नहीं देने का फैसला करते हैं तो यह बहुत अनैतिक होगा, क्योंकि दो देशों के बीच में यह संधि हुई है। अगर आप पैसा वापस नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो यूएन या विश्व की अन्य जो इस तरह की संस्थाएं हैं वहां जाएंगे, और चूंकि हमने संधि पर हस्ताक्षर किया हुआ है तो हमारा अपमान होगा। हमारे बारे में ये एक छवि बनेगी कि हिंदुस्तान जो है वो अनैतिक देश है, वो अपने किए हुए वायदे से मुकर रहा है। ये सारी बातें कहकर उन्होंने गांधी से कही। गांधी जब लौट के आए, पटेल उनसे मिलने आए, पटेल से गांधी ने ये सारा कुछ शेयर किया। पटेल फिर माउंटबेटन से मिलने गए। माउंटबेटन अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा है उसमें कहीं कुछ गलत नहीं है, आप खुद सोच के देखिए। फिर से मीटिंग हुई मंत्रिमंडल की, माउंटबेटन ने जो कुछ कहा था उसको वहां पर शेयर किया गया।
सारे लोग इस बात से सहमत हुए कि गुस्से में आकर एक नए देश के निर्णय नहीं लिए जा सकते। जो बंटवारा हुआ है उसमें पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो देने का हमने वादा किया है, हमने बाकायदा साइन किया है, तो पैसे तो हमें देने पड़ेंगे और पैसे देने के फैसले। तो जो फैसला, पैसे देने का जो फैसला बाद में हुआ, उसकी खबर पहले ही मिल गई गोडसे साहब को, और उन्होंने अपनी जो भाई की पत्नी थी और जो उनके साथी थे उनकी जो पत्नी थी उसके नाम अपना, क्या कहते हैं उसको, लाइफ इंश्योरेंस जो अपना था वो ट्रांसफर कर दिया। या साल भर पहले ही उनको समझ में आ गया था कि गांधी रुपए देने वाले हैं और अपने नाम से ऐसा लाइफ इंश्योरेंस उन्होंने कराया था जो उनकी औकात से बाहर था। बहुत सीधी बात है। और कपूर कमीशन की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो बहुत साफ समझ में आता है कि बहुत लंबे समय से गांधी की हत्या की तैयारियां चल रही थी। मदनलाल पाहवा को पहले हथियार बनाया गया और दिगंबर बड़गे को, दिगंबर बड़गे क्या था, दिगंबर बड़गे हथियारों का सौदागर था। तो जो पहला प्लान बना वो ये बना कि दिगंबर बड़गे और उसका एक नौकर शंकर, शंकर की तो और बुरी हालत थी। शंकर एक ऐसा आदमी था जो दिगंबर बड़गे का नौकर था, जरखरीद गुलाम समझ लीजिए, जिसके पास न हिंदी जिसको आती थी, न जिसको अंग्रेजी आती थी, न ठीक से मराठी समझ में आती थी। उसको तो ये भी नहीं पता था कि किस काम के लिए उसको ले जाया गया। तो पहली योजना ये बनी कि जहां नौकर रहते हैं, गांधी जहां बोलते थे उसके पीछे का जो कमरा है, वहां से एक बम फेंकेगा मदनलाल पाहवा, और प्रार्थना सभा में जब सारा तमाशा मच जाएगा तो उस भीड़ भाड़ का फायदा उठा के दिगंबर बढ़ के गोली मार देगा। नाथूराम खुद, उसका भाई और उसका साथी, ये सारे लोगों को चुपचाप भीड़ का फायदा उठा के निकल जाना था। लेकिन दिगंबर भड़के शातिर आदमी था, वो समझ गया कि नाथूराम मुझे फंसा रहा है, और इस तरह से 20 जनवरी को जो गांधी पे हमला हुआ वो हमला असफल हुआ। जब 20 जनवरी का हमला असफल हुआ तो किसी ने गांधी से कहा कि लगता है कोई नाराज रिफ्यूजी है जिसने आपके ऊपर हमला करने की कोशिश की है। गांधी ने उससे कहा, बेवकूफ, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे मारने की एक बड़ी साजिश का यह हिस्सा है। दरअसल उस समय जो पूरा माहौल था, गांधी बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे कि उनको मारने की साजिशें रची जा रही। आपको याद होगा जब मैंने कथा शुरू की थी तो मैंने कहा था कि गांधी ने एक जगह लिखा है कि जैसे हिंसा की राह चलने वालों को मारने की कला सीखनी पड़ती है, वैसे अहिंसा की राह चलने वालों को मरने की कला सीखनी होती है। और यह भी कहा था कि मरने की कला जो है वो जीने की कला की कोरोलरी के रूप में आपके सामने आती है। यानी जीना जब आप सीख जाते हैं, जब जिंदगी को जी भर के जीना सीख जाते हैं, तो मरने का डर खत्म हो जाता है। आपको बताऊं, 20 जनवरी का जब यह हमला हुआ, तमाशा मच गया कि गांधी के ऊपर हमला हुआ है। लेडी माउंटबेटन गांधी से मिलने आई, उन्होंने कहा कि ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गए, और उनकी वीरता की तारीफ की। तो उन्होंने कहा कि इसमें वीरता कैसी? मुझे वीर तब कहना जब कोई मेरे सामने से गोली चलाए और तब भी बिना डरे मेरे मुंह से हे राम निकले। ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि गांधी अपना भविष्य देख पा रहे थे। कई बार ऐसा लगता है उस दौर के गांधी को पढ़ते हुए, जो उनकी डायरीज हैं, जो वो चिट्ठियां लिख रहे थे, कि गांधी उस भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। 20 जनवरी के हमले के बाद 23 जनवरी आई, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था। जिन्होंने गांधी को आद्योपांत पढ़ा है वो जानते हैं कि गांधी ना तो अपने जन्मदिन को कोई खास महत्व देते थे, न किसी और के जन्मदिन को कोई खास महत्व देते थे। शायद ही किसी के जन्मदिन पर लिखा हुआ कोई पत्र वगैरह आपको मिले, लेकिन 23 जनवरी को उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को याद किया, और याद करते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस से, नेताजी से अगर कुछ सीखा जा सकता है सबसे ज्यादा, तो वो ये सीखा जा सकता है कि कैसे उन्होंने अपने पूरे संघर्ष में समाज के सारे वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया, कैसे सांप्रदायिकता का हर स्तर पर विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारे रास्ते अलग अलग थे, लेकिन हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सम्मान था। और आप जानते हैं कि गांधी को राष्ट्रपिता का जो नाम था वो सुभाष बाबू ने दिया था। कस्तूरबा की जब डेथ हो गई थी उसके बाद सुभाष बाबू ने रेडियो पर एक संदेश पढ़ा था, और उस संदेश में गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था। और ये भी जानते हैं कि सुभाष ने
जो अपनी ब्रिगेड बनाई थी, उसमें एक का नाम नेहरू और एक का नाम गांधी के ऊपर रखा। असहमतियों के बावजूद ये जो रिश्ते बनते हैं आपसी सम्मान के, वो इस आधार पर बनते हैं कि एक दूसरे पर भरोसा होता है, नीयत पर भरोसा होता है कि हमारे रास्ते भले अलग अलग हैं लेकिन हमारी नीयतें साफ हैं। आप सुभाष बाबू को पढ़िए, एक जगह उन्होंने लिखा है कि अगर हिंदुस्तान हम अंग्रेजों को हराने में सफल हो जाते हैं तो हिंदुस्तान जीतने के बाद मैं इसे गांधी जी के चरणों में दे दूंगा कि वो अब जैसा चाहे वैसा हिंदुस्तान बनाए। आप अगर सुभाष बाबू को लगातार पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि गांधी की तीखी आलोचना की है उन्होंने, लेकिन सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं है। ये फर्क है सुभाष और सावरकर में। ये फर्क है ईमानदार आदमी और बेईमान आदमी। ये फर्क है सही नीयत और गलत नीयत। जब आपकी नीयत सही होती है तो आप आलोचनाएं करते हैं, आपको सामने एक मंजिल दिखाई दे रही है, देश की आजादी, आपको लगता है कि हमारे साथ जो साथी चल रहा है ये सही रास्ते पे नहीं चल पा रहा है, ये भटक रहा है। आपको गुस्सा आता है कि इतना प्यारा इंसान, इतनी अच्छी नीयत वाला इंसान गलत रास्ते पे क्यों चल रहा है। और इसी इसी चलते सुभाष बाबू गांधी की आलोचना करते हैं, गांधी सुभाष की आलोचना करते हैं। पटेल और नेहरू के बीच में कई बार बहसें समझ में आती है, सुभाष और पटेल के बीच में तो तीखी बहसें हैं, लेकिन इन सब बहसों के बीच में जो लक्ष्य है वो कॉमन है, हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराना और एक बेहतर भविष्य देना। इसके ठीक विपरीत जो गांधी के हत्यारे थे, न तो उनका लक्ष्य कभी हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद करना रहा, न ही कभी शानदार भविष्य देना। उन्हें तो लगता था कि जिन्ना ने जैसे मुसलमानों के लिए पाकिस्तान हासिल कर लिया, वैसे क्यों नहीं हमें हिंदुस्तान मिल जाता है जिसे हम अपने हिसाब से हिंदू राष्ट्र या जो चाहे वो बना सके। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर हिंदुस्तान की जनता ऐसा चाहती तो आजादी के पहले या आजादी के बाद के चुनाव में कुछ सीटें तो उनको देती। आप आजादी के पहले की अगर चुनाव देखेंगे तो महाराष्ट्र में, यहां तक कि पुणे से भी वो चुनाव नहीं जीत पाते थे। आजादी के बाद जो जो उनका हाल हुआ वो सब आप जानते ही हैं। तो जाहिर तौर पे हमारे जो पुरखे थे, हमारी जो जनता थी, जो हिंदुस्तानी जनता थी जिसने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई देखी थी, वो आजादी के बाद कमान उनके हाथों में देना चाहती थी जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और यही बात शायद उनको लगता था कि गांधी को रास्ते से हटा के, और याद रखिए जब गांधी को मारने के लिए भेजा गया था तो उसके साथ दो नाम और दिए गए थे, जवाहरलाल नेहरू और सोहरावर्दी। उनको लगता था नेहरू और गांधी दोनों को अगर रास्ते से हटाया जा सके तो शायद सत्ता पर येन केन प्रकारेण कब्जा किया जा सकता है। लेकिन वो तो गांधी था, जिद्दी आदमी, मरने से डर वो खो चुके थे, या शायद उनको ये लगता था कि शायद मेरे मरने से ही इस देश में शांति स्थापित हो, मैं नहीं जानता। उस समय की गांधी की मन स्थिति अजीब सी थी। गांधी 125 वर्ष जीना चाहते थे, लेकिन उस दौर में कहने लगे थे कि अब मेरा 125 वर्ष जीने का मन नहीं। उस दौर में एकाधिक बार गांधी ने कहा कि शायद मेरी मृत्यु ही इस देश को अहिंसा से शांति दिलवाए। और ऐसा ही हुआ। गांधी ने अपनी सुरक्षा लेने से मना कर दिया। गांधी ने हत्यारों के सामने अपना नंगा सीना रख दिया, उसके बीच में कोई भी दीवार बनवाने से इनकार कर दिया। उस कथा में क्या लंबा जाना कि कैसे वो योजना बनी, कैसे ग्वालियर से हथियार मिला, कैसे नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मारी। बहुत विस्तार से मैंने लिखा है, जो साथी पढ़ना चाहेंगे मेरी किताब में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी तमाम जगहों पे उसके वर्णन मिलते हैं, फिल्में बनी है। वो इतना देखा जाना दृश्य है कि उसको दोहराए जाने की कोई आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती। लेकिन हाँ, ये दोहराया जाना जरूरी है कि गांधी की हत्या के बाद इस देश को रियलाइज हुआ, इस देश को महसूस हुआ कि उसने क्या खो दिया है। जो काम गांधी अपने जीवन में करना मुश्किल पा रहे थे, हिंसा को रुकवाना, वो हिंसा गांधी के मरने के बाद रुकी। हाँ, मैं जानता हूं कुछ लोग सवाल पूछेंगे कि गांधी के मरने के बाद महाराष्ट्र में जो हमले हुए थे वो क्या थे। एक बार सोच के देखिएगा, यह किस्सा तो आप जानते ही हैं कि जब माउंटबेटन पहुंचे गांधी की हत्या की खबर सुन के, तो किसी ने कहा कि मुसलमानों ने गांधी को मार डाला। माउंटबेटन को नहीं पता था कि किसने मारा है, किसने नहीं मारा है। लेकिन माउंटबेटन ने तुरंत पलट के कहा कि मूर्ख, तुम्हें पता नहीं है, गांधी की हत्या मुसलमान ने नहीं, एक हिंदू ने की है। बाद में जब उनसे पूछा गया कि ऐसा आपने क्यों कहा,
तो उन्होंने कहा कि अगर किसी मुस्लिम ने गांधी की हत्या की होती तो देश में जो दंगे होते उनको हम कभी नहीं संभाल पाते। तो गांधी की हत्या के बाद जो कुछ हुआ उसको लेकर गांधी की आलोचना करना तो अपने आप में मजाक है। क्या गांधी ने कहा था मेरी हत्या के बाद महाराष्ट्र में तोड़फोड़ करो? दूसरी बात, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। सच्चाई यह है कि तोड़फोड़ की कोशिशें, हिंसा की कोशिशें हुई, लेकिन सरकार ने उसे तुरंत कंट्रोल में ले लिया। किसी सरकार ने उसको बढ़ावा नहीं दिया। किसी प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि गांधी की हत्या फला ने की है तो फला की हत्या करो। तुरंत हर तरह की हिंसा पर कंट्रोल किया गया। पाकिस्तान, जहां गांधी के, आप कह सकते हैं कि गांधी के विरोधी रहते थे, वहां से ऐसी आवाजें आई जो कह रही थी कि गांधी हत्या के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। और सब मिला जुला के हुआ ये कि गांधी हत्या के साथ जो दुख का ज्वार आया, जो दर्द का ज्वार आया, उसमें सांप्रदायिक विद्वेष, सांप्रदायिक हिंसा बह गई। आरएसएस पे प्रतिबंध लगना, बाकी सारा कुछ, वो तो एक मामला है, प्रशासनिक मामला कह सकते हैं आप, उसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जनता के एक हिस्से ने यह महसूस किया कि सांप्रदायिक हिंसा ने हमसे क्या छीन लिया, और गांधी का नश्वर शरीर चला गया, लेकिन गांधी की जो आत्मा है, गांधी के जो विचार हैं, अहिंसा को लेकर गांधी का जो सोच था, वो कुछ इस कदर फैला कि अगले 25-30 सालों तक कम से कम हिंदुस्तान में हम किसी तरह की कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं देखते। और गांधी के विचार आप सोच के देखिए, गांधी के पुत्र ने नेहरू और पटेल को यह पत्र लिखा था कि चूंकि गांधी विरोधी थे फांसी की सजा के, इसलिए नाथूराम गोडसे को फांसी न दिया जाए। कभी आप सोच सकते हैं, जहां बदला बदला, जिस समाज में बदला इतना महत्वपूर्ण माना जाता हो, वहां गांधी के पुत्र अपने पिता के हत्यारे को फांसी की जगह आजीवन कारावास देने की बात कर रहे हैं। और गांधी के बहुत सारे शिष्यों ने किया। वो बहुत मजेदार, अगर कभी गांधी हत्या के जो गोपनीय पत्र हैं उनको पढ़ने का आपको मौका मिले, दिल्ली में वो सारे आपको मिल जाएंगे। अगर वो पढ़ने का आपको मौका मिले तो आप उसको पढ़िए। आप पाएंगे कि किस तरह जब वो पत्र नेहरू के पास गया, नेहरू ने उसे पटेल को भेज दिया और सी राजगोपालाचारी को। उन दोनों लोगों ने निर्णय लेना था। अंततः पटेल ने निर्णय लिया और पटेल ने कहा कि बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर गोडसे ने जरा भी परिताप दिखाया होता, पश्चाताप दिखाया होता, तो शायद हम इस पर विचार कर सकते थे। लेकिन उसने एक आपराधिक कर्म किया और उसको लेकर उसके मन में किसी तरह का कोई पश्चाताप नहीं है, इसलिए फांसी की सजा माफ करना गलती होगी। और ये दिखा भी कि पटेल कितना सही थे। नेहरू ने उसके बाद वो पत्र एज इट इज भेज दिया, उस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की। नेहरू राजी थे इस बात से। आप देखते हैं कि 60 के दशक में जब नाथूराम गोडसे का छोटा भाई जेल से छूटा, और जेल से छूटने के बाद नागपुर में उसके, पुणे में उसके सम्मान में एक समारोह हुआ, तो उसी समारोह में कहा गया, केलकर साहब ने कहा कि मुझे पहले से यह पता था कि नाथूराम गोडसे गांधी की हत्या करने वाला है। तो अभी तक जो ये हो रहा था कि एक गुस्से में, एक रेज में जाकर गोडसे ने हत्या कर दी थी, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश नहीं थी, शोर मचा के, इसका मतलब यह है कि पहले से वहां साजिश थी, और जिस साजिश के चलते गांधी की हत्या हुई, तो इस साजिश की जांच होनी चाहिए। उसी जांच के लिए कपूर कमीशन बिठाया गया। लगभग 700 पेज की रिपोर्ट है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर उतनी लंबी रिपोर्ट ना पढ़ना चाहें तो किसी मित्र से लेकर या खरीद कर, जैसा, या किसी लाइब्रेरी से लेकर आप मेरी किताब पलट सकते हैं। मैं अपनी किताब का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा दुखद है, लेकिन कपूर कमीशन की रिपोर्ट को लेकर गांधी पर लिखने वाले किसी लेखक ने बहुत विस्तार से काम नहीं किया। किया जाना चाहिए था। मुझसे जितना हो सका उतना मैंने किया है। जब आप कपूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो पता यह चलता है कि सावरकर जो रिहा हो गए थे, वो इसलिए रिहा हो गए थे क्योंकि कॉर्पोरेटिव जो गवाही है, लॉ वाले जो लोग हैं, इसका सही उच्चारण क्या होता है वो बता पाएंगे। मतलब एक गवाह की गवाही थी, लेकिन उस गवाह को सपोर्ट करने वाली जो गवाही थी
वो उपलब्ध नहीं थी, ऐसा जज ने कहा। कपूर कमीशन ने पाया कि वो गवाही पहले से उपलब्ध थी। सावरकर के जो अंगरक्षक थे और सावरकर के जो सेक्रेटरी थे, उनके बयानात पुलिस के पास थे। वो फिर से कपूर कमीशन में हाजिर हुए, वही बयान उन्होंने दोहराए और उसके आधार पर कपूर कमीशन ने यह निर्णय दिया, कपूर कमीशन ने अपना यह निष्कर्ष दिया कि सावरकर और उनके गैंग द्वारा गांधी के हत्या के अलावा गांधी के हत्या की कोई और थ्योरी हो ही नहीं सकती। मतलब कि गांधी की हत्या सावरकर और उनके गैंग ने, उनके समूह ने एक षड्यंत्र करके की थी। तो गांधी के साथ गांधी की कथा तो खत्म हो गई, लेकिन गांधी कथा नहीं खत्म हुई। असल में जो खास मनुष्य होते हैं, जो सामान्य से चलकर असामान्य बन जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि उनका महत्व उनके मरने के बाद भी कम नहीं होता। इसीलिए तो गांधी को लगातार मारने की कोशिशें होती हैं उनके खिलाफ दुष्प्रचार करके। इसीलिए तो कोई गांधी को जातिवादी कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, और लगातार गांधी को विलन बनाने की कोशिशें होती रहती हैं। इसीलिए तो कोई अरुंधति राय उठती हैं और यहां वहां से रेफरेंसेज उठाकर, कई बार बिना वर्ष दिए, कई बार बाकी सारी चीजें दिए बिना, कुछ साबित करने की कोशिश करती हैं, किसी को संत साबित करने की कोशिश करती हैं। लेकिन मैं हमेशा पूछता हूं कि किसी को महान साबित करने के लिए दूसरे को दानव बनाने की क्या जरूरत है? इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हो या सामाजिक डिस्कोर्स हो, मुर्गे लड़ाने की क्या जरूरत है? गांधी बनाम अंबेडकर, पटेल बनाम नेहरू, अरे ये बनाम नहीं। याद कीजिए कि संविधान सभा में कांग्रेस का जब बहुमत था, तो गांधी थे जिन्होंने नेहरू को बुलाकर 30 लोगों की एक सूची दी थी कि ये सारे लोग ऐसे हैं जिनके बिना भारत का नवनिर्माण नहीं हो सकता। ये भले कांग्रेस में नहीं है, लेकिन इनको संविधान बनाने की प्रक्रिया में प्रमुखता दी जाए। उनमें एक नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी था। अगर गांधी के मन में अंबेडकर के लिए सम्मान नहीं होता तो क्या वो ये करते? अगर बाबा साहब अंबेडकर के अपार ज्ञान के प्रति गांधी और नेहरू का सम्मान नहीं होता तो क्या ड्राफ्ट कमेटी की का चेयरमैन उन्हें बनाया जाता? गांधी और नेहरू जानते थे कि उस दौर में डॉक्टर अंबेडकर इस काम के लिए सबसे ज्यादा योग्य, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा सम्माननीय और सबसे ज्यादा गंभीर व्यक्ति थे। इसीलिए उन्होंने उन्हें वह सम्मान दिया जो वह डिजर्व करते थे, बावजूद इसके कि वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे। गांधी को गालियां देने के लिए बहुत सारी चीजें उपयोग की जाती हैं। और एक बात और मैं तो कहता ही रहता हूं बार बार कि गांधी सामान्य व्यक्ति थे, जैसा मैं हूं, जैसे आप हैं, जैसे सुनने वाले हैं, जैसे ना सुनने वाले भी हैं। तो सामान्य व्यक्ति के अंदर कमियां नहीं होंगी, ये तो संभव ही नहीं है। सामान्य व्यक्ति गलतियां नहीं करेगा, ये तो संभव ही नहीं है। और देखें तो कौन असामान्य है, किससे गलतियां नहीं हुई हैं? जिन्हें ईश्वर का अवतार कहा जाता है, वो जो मिथकीय देवता है हमारे राम या कृष्ण, क्या उनसे गलतियां नहीं हुई? गलतियां तो सबसे होती है। मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। टू अर्न इज ह्यूमन। सवाल यह है कि गांधी की नीयत क्या थी, सवाल यह है कि गांधी का रास्ता क्या था। और आज मैं देखता हूं कि गांधी के जो सबसे बड़े आलोचक थे, हमारे कम्युनिस्ट मित्र भी, जब एक आतताई सत्ता के सामने जब जाते हैं तो अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं। जंतर मंतर पर जाने से पहले घोषणा करते हैं कि हमारा आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक होगा। यह अहिंसा की सीख हिंदुस्तान में किसने दी है? जब अमेरिका में एक ब्लैक के साथ बुरा व्यवहार होता है और एक पूरा अभियान चलता है, तो अहिंसा को वो अपना हथियार बनाता है। वो कहता है हम किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं करेंगे, हम अहिंसा से मुकाबला करेंगे। ये अहिंसा की सीख दुनिया को किसने दी है? गांधी ने दी है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता घंटों बोल सकता हूं मैं। पिछले कुछ साल मैंने गांधी को पढ़ते हुए गुजारे हैं। अब भी जब मौका मिलता है, जहां से मौका मिलता है, उनके 92 खंड में कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर देता हूं और फिर मुझे समझ में आता है कि वाकई हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और एक दोहा याद आता है, सार सार को गही रहो थोथा दे उड़ाए। नहीं है सहमति गांधी की जिन बातों से, उनको उड़ा दीजिए। जिनसे सहमति है उनको रख लीजिए। देवता की तरह गांधी को प्रतिष्ठित मत कीजिए अपने पूजा गृह में। उस मनुष्य की तरह प्रतिष्ठित कीजिए जिसने अपने प्रयासों से, सत प्रयासों से दुनिया को बदलने की कोशिश की
और एक सामान्य से असामान्य विशिष्ट मनुष्य बनने की यात्रा पूरी की। याद करिए उसे उस बूढ़े की तरह जो 77 साल की उम्र में नोवाखली में लाठी हाथ में लिए लकड़ी के पुल पार करके अपनी जिद में शांति स्थापित करने में लगा था। याद कीजिए उस बूढ़े को जो दिल्ली में गालियां सुनते हुए, नारे सुनते हुए चला जाता था रिफ्यूजियों के भीड़ में उन्हें समझाने। याद कीजिए उस बूढ़े को जिसने अपने लिए कुछ जीवन मूल्य बनाए और उस पर चलते हुए शहीद हो जाने से बिल्कुल नहीं डरा। सीखना है तो गांधी से अहिंसा सीखिए, निर्भीकता सीखिए, जिद सीखिए और सत्य बोलना सीखिए। अगर ये सारा कुछ सीख पाएंगे तो शायद ये दुनिया थोड़ी बेहतर हो पाएगी। और सबसे पहला तथा सबसे आखिरी कोई चीज, सबसे पहली या सबसे आखिरी कोई चीज गांधी से सीख सकते हैं तो मोहब्बत करना सीखिए। जहां नफरत इतनी फैली हुई है वहां मोहब्बत करना सीखिए। जो अपने जैसा नहीं है उसको सम्मान देना सीखिए। बता चुका हूं मैं आपको कि कैसे गांधी की अपनी भाषा तो गुजराती थी, लेकिन उन्होंने जब बंगाल में वो गए कलकत्ता में शांति कराने तो बांग्ला भी सीखी, तमिल भी सीखी थी, उर्दू सीखी थी, फारसी सीखी थी, अंग्रेजी तो बहुत अच्छी आती थी। हिंदी जब वो लौट के आए वहां से अफ्रीका से तो हिंदी ठीक से बोल नहीं पाते थे, पढ़ तो नहीं पाते थे। हम जानते हैं कि उन्होंने इतनी हिंदी सीखी कि वो बहुत अच्छी हिंदी लिख भी लेते थे और पढ़ भी लेते थे। किसी भाषा से कोई दुश्मनी नहीं थी। हिंदुस्तानी की बात की जिसमें सारी भाषाएं मिलजुल जाती। कितने उदाहरण दे चुका हूं मैं, कितने उदाहरण और दे सकता हूं। लेकिन गांधी का नाम सुनकर जो पहला शब्द मेरे दिमाग में आता है वो आता है मोहब्बत। इसी मोहब्बत ने उनको अहिंसा सिखाई, इसी मोहब्बत ने उनको सत्याग्रह सिखाया, इसी मोहब्बत ने उनको जिद सिखाई, इसी मोहब्बत ने वो हिम्मत दी कि हत्यारे की गोली के सामने हंसते हंसते मर गए और जीते जी तो जनता के काम आए ही, मरने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। जिंदगी ऐसी कि मरने के बाद लोग याद करें। जिंदगी ऐसी कि मरने के 50, 60, 70 साल बाद भी दुश्मन छुटकारा ना पा सके, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करें, ये करें, वो करें, और गांधी मुझ में, आप में, सुनने वालों में, हम सब में मुस्कुराता रहे। उसी मुस्कुराते हुए गांधी को, उसी बिना दांत के मुस्कुराते हुए गांधी को, उसी जिद्दी गांधी को, उसी मुंहफट गांधी को, उसी अहिंसक गांधी को और उसी मोहब्बत करने वाले गांधी को याद करते हुए मैं आज की कथा खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। फिर कभी, फिर कहीं, किसी और मौके पर करेंगे बात। मिलते रहेंगे यहां वहां हर जगह। आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, गांधी को पढ़िए, गांधी को जानिए। व्हाट्सएप से नहीं, दुष्प्रचारों से नहीं, झूठी तारीफों से भी नहीं, गांधी के अपने लिखे से। 92 खंड में फैला हुआ है उनका जीवन। जिस पीरियड में गांधी को पढ़ना चाहें, जिस समयांतराल में गांधी को पढ़ना चाहें, पढ़ें, गांधी को जानें और गांधी के पक्ष में, नफरत के खिलाफ मोहब्बत के पक्ष में, हिंसा के खिलाफ अहिंसा के पक्ष में पूरी ताकत के साथ खड़े होने का संकल्प